नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार अपना दांवपेच खेलने में कहां तक कामयाब रही है। ऐसे में हम बात करेंगे आज जनसुराज पार्टी की, जहां पर जनसुराज पार्टी अपना दमखम दिखाने में नाकामयाब साबित हुई, जहां पर एकदम फ्लॉप साबित हुई। इसी सब मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए स्टूडियो पे मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप और विशाल तिवारी, भारत एक्सपर्ट के संपादकीय सलाहकार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर संदीप आपसे कि क्या कारण हो सकता है जहाँ पर जन स्वराज पार्टी अपने परफॉर्मेंस में इतनी ज़्यादा लड़खड़ाती हुई नज़र आई, जबकि पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और काफ़ी जो ओवर कॉन्फिडेंट में थी, शायद ये कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अगर जन स्वराज को अगर हम देखें तो जन स्वराज लोकसभा चुनाव इसलिए नहीं लड़ी थी, उनका कहना था कि हम विधानसभा में अपने आप को लॉन्च करेंगे। और विधानसभा चुनाव से पहले वो तीन साल से लगभग वो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती उनकी ये रही कि वो चुनाव आते आते वो अपने कैंडिडेट को फाइनल नहीं कर पाए, और जिसके कारण वो अंतिम में बहुत पैनिक में रह रहे थे। और कि किसी भी विधानसभा में वो अगर किसी लोकसभा में 6 सीटें हैं तो वहाँ 6 कैंडिडेट वो नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन्होंने दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को चुनाव में खड़ा किया। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि वो पैनिक में थे और किसी तरह अपनी पार्टी को 243 सीट पर लड़ाना चाह रहे थे। और सबसे बड़ा उनका जो मिस्टेक रहा कि अंतिम में जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर कहीं से लड़ के हार भी जाते तब भी लोग उन्हें याद रखते कि एटलीस्ट उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से एन चुनाव से पहले वो चुनाव लड़ने से मना करते हैं, ये इस तरह से साफ हो जाता है कि वो लोगों ने ये मान लिया कि ये सीरियस नहीं है बिहार में राजनीति को लेकर। इसलिए उन्होंने एक सिरे से नकार दिया, वोट नहीं दिए। जो भी कैंडिडेट अगर वोट भी ला रहे हैं, अच्छा अपनी जमानत को बचा भी रहे हैं, तो वो उनका अपनी पहुंच थी, अपनी पकड़ थी उस क्षेत्र से, जिसके कारण वो उतने वोट पा रहे थे। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर काफ़ी दावे करते हुए भी नजर आए चुनावों के दौरान, और उन्होंने कहा अगर 103 सीटें भी नहीं आती तो वो भी मैं अपनी हार मानूंगा। लेकिन यहाँ पर तो खाता ही नहीं खुला और बहुत ही बुरा प्रदर्शन देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? सिंपल है, जिस तरह के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह से मोदी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से सीटें ला रही हैं, आरजेडी जैसी पार्टियां जब हाशिए पे चली गई हैं सीट के मामले में, तो अगर प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ ऐसा हुआ कि वो सीट नहीं ला पा रही है, तो उनको एक चीज़ है दुख ना मानने वाली कि आरजेडी के ये हालात हैं, तो उनके हालात अगर जीरो पे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है उनको निराश होने की। आगे उनको फिर प्रयास करना चाहिए, दूसरे चुनाव में भी प्रयास करें। जी, एनडीए की बात करें तो एनडीए का जो प्रदर्शन रहा वो काफ़ी दावे कर रहे थे, महागठबंधन को लेकर भी काफ़ी दावे किए गए थे। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं तस्वीर जो निकल के सामने आ रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? तस्वीर एकदम साफ है कि लोगों ने एक सिरे से तेजस्वी की सरकार बनने से मना कर दिया है। और कई बार हम लोग ये बात करते रहे कि क्या तेजस्वी अपने फादर लालू प्रसाद यादव के साए से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। वो ये बताने में कामयाब नहीं रहे जनता को कि वो साए से बाहर निकल पाएंगे, उस साए से कि वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जनता ने ये मान लिया कि लालू के जी के जंगल राज के बाद जिस तरह से तेजस्वी ने कमान संभाली थी, उसको लेके वो बहुत आशान्वित नहीं है। माहौल तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया कि आरजेडी की सरकार आ रही है, लेकिन परिणाम में वैसा दिख नहीं रहा। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनके जो सलाहकार होंगे, जो उनके हितैषी होंगे, उन्होंने सही तस्वीर ग्राउंड की उन तक नहीं पहुंचाई। जी, विशाल हमारे साथ में है। विशाल जी, आप बताइए कि क्या फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से जनसुराज पार्टी को ये दशा देखनी पड़ी? क्या हो सकता है? देखिए श्रुति, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है ये एक आंधी है, एक वेव। तो आंधी में कई सारी चीज़ें उड़ जाती हैं उसमें छोटा बड़ा मतलब मतलब आप उसको मतलब नहीं होता है कि आप उसको ये नहीं कह सकते हैं क्या कारण रहा है। एक वेव चलती है और वेव में किंतु परंतु सब गायब हो जाते हैं। अब इसमें हमें ये देखना होगा कि चुनाव के बाद कितनी सीटों पर मतलब जनसुराज, मुझे नहीं लग रहा है कोई सीट जीत रही है। अब सवाल है कि कितनी सीटों पर वो अपनी जमानत बचा पा रही है।
बचा पाने के अलावा कितना वोट परसेंटेज वो लेकर आती है। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस को लेकर। जैसा कि संदीप जी ने भी कहा कि भाई पिछले 3 सालों से लगातार प्रशांत किशोर बिहार में लगे हुए थे, ग्राउंड पे लगातार यात्रा चंपारण से उन्होंने शुरू किया था। एक लोगों को मतलब कई मुद्दे, पलायन और कई विषयों को उन्होंने उठाया और वो चाह रहे थे कि हम एक तीसरी ताकत यहाँ पर, हम एक तीसरा विकल्प हम दें। अब सवाल है कि चूक कहाँ हुई भाई, लोगों ने क्यों उनको नहीं लिया। सबसे देखिए बेसिक चीज़ क्या है कि ये बिहार और दिल्ली, क्योंकि लोग कंपेयर कर रहे थे कि दिल्ली में जैसे कुछ हुआ कि एक पार्टी आई खड़ी हुई, तो क्या था कि देखिए दिल्ली में एक ज़मीन बनी, अन्ना आंदोलन या देश में असम में एक कुछ ऐसा हुआ था कि एक पार्टी बनी, प्रफुल्ल कुमार महंता थे 80s में, तो वो उसके बाद उन्होंने मतलब कहा जाता है कि वो छात्रावास से, मतलब लोग हॉस्टल के स्टूडेंट जो है वो सीधे विधानसभा में शपथ लेने के लिए गए थे। तो कुछ एक अपवाद आंध्र में एनटी रामाराव थे, उन्होंने इस तरीके से किया था कि पहली बार लड़े और जीत के आ गए। देखिए बिहार मतलब कहा जाता है ना कि बहुत ही लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बड़ा मतलब राजनीतिक रूप से भले वो आर्थिक रूप से और किसी रूप से बहुत समृद्ध ना हो, लेकिन राजनीतिक जागरूकता के मामले में आप उसका मतलब उदाहरण दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, है ना, और लोग एक नीतीश कुमार के साथ या जो एनडीए की जो अभी उन्होंने मैंडेट जो दिया, वो लोग एक लगता है कि मन बना चुके थे और वो कोई बहुत प्रयोग करने के चक्कर में नहीं थे। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर, एक जो बड़ा फैक्टर जो लगा कि जैसे प्रशांत किशोर फ्रॉम द डे वन अगर ये कहते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, देखिए यहाँ पे एक जो मेरी जो समझ आई, कुछ लोगों से जो बातचीत हुई, एक माहौल बना था। जाहिर सी बात है कि एक खासकर दिल्ली और मीडिया में जिस तरीके से प्रशांत किशोर का पूरा परफॉर्मेंस रहा है, एक अभी तक वो चुनाव जो है लड़वाते थे, वो इस बार लड़े, दोनों में फ़र्क है। तो उन्होंने जो है अगर ये क्लियर नहीं किया होता है कि वो लगातार बीच में ये मैसेज दे रहे थे कि जो उनका होम्स मतलब जहाँ पे उनका घर है करगहर रोहतास में, वहाँ से लड़ सकते हैं, बक्सर से शायद लड़ सकते हैं। बीच में उन्होंने कहा है कि वो शायद तेजस्वी के खिलाफ भी जो है चुनाव लड़ें। तो एक मत था कि वो जिस दिन उन्होंने ये कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तो उससे ये मैसेज गया और ख़ासकर जो उनके जितने कैंडिडेट थे उनका मनोबल मैं मानता हूँ कि आधा रह गया, कि जब हमारा सेनापति ही बैक कर रहा है और कुछ 3-4 जगहों पे ऐसी भी चीज़ें आई कि जहाँ पर कि जनसुराज के लोगों ने जो है वो नॉमिनेशन वापस लिया, तो एक बड़ी बात होती है। इसके 2 पहलू हैं। एक बड़ी बात है कि भाई बड़ी हिम्मत की बात है कि आपने 240 सीटों पर, मतलब जो विधानसभा है 243 पर लड़ने का साहस दिखाया। बड़ी बड़ी पार्टियां अभी तक पिछले 30 सालों में नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक मुझे लगता है कि एक प्रशांत किशोर शायद अगर करगहर से या वहाँ से पता नहीं क्यों नहीं लड़े, जो कि हर कोई जान रहा था कि आप पहली लड़ाई जिसको नहीं कहते हैं कि आप पहली लड़ाई हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरी लड़ाई हराने के लिए, तीसरी लड़ाई जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको लड़ना चाहिए था। तो आपको ऐसा लगता है कि जनसुराज पार्टी बैक फुट पे रही है बहुत ज़्यादा अलग अलग पड़ाव पे? हाँ, मुझे देखिए मैंने 2 बातें मेरी जो समझ में आई इसमें, पहली चीज़ तो है कि प्रशांत किशोर का बैकफुट पे जाना। अब इसके पीछे है कि चूँकि प्रशांत किशोर खुद एक चुनावी रणनीतिकार पिछले 10-15 सालों से ही वो काम कर रहे हैं, हर बहुत माइक्रो डिटेलिंग, खासकर बिहार में तो माना जाता है कि 2015 में जो नीतीश कुमार की और आरजेडी की वापसी हुई थी उसमें उनका बड़ा अहम ये रोल था। फिर वो उन्होंने एज ए पार्टी के तौर पर भी काम किया, खुद वहाँ से आते भी हैं, तो ज़मीनी सच्चाई को ज़रूर जान रहे होंगे। तो ये हो सकता है कि जो नतीजे हम अभी देख पा रहे हों वो प्रशांत शायद उस चीज़ को पहले महसूस उन्होंने किया, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने आप को बैकफुट पर किया या लोगों ने उस हिसाब से उन एज ए एक विकल्प के तौर पर कहा कि अभी रुको, अभी आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, एक रणनीतिकार के तौर पे तो ठीक है, लेकिन आप एक अगर चुनावी उसमें समर में जाते हैं तो आपको लड़ना चाहिए था, मैं ये मानता हूँ। शायद अगली बार के लिए या जो है ना ये नतीजे थोड़ा सा और बेहतर होते, हो सकता है कुछ जगहों पे आप दूसरे नंबर पे रहते। देखने वाली बात होगी कितनी जगहों पर, मतलब बहुत इक्का दुक्का जगहों पर ही शायद एक सीट है छपरा में मढ़ौरा, वहाँ पे शायद उनका कैंडिडेट दूसरे नंबर पर है, वो भी इसलिए कि चूँकि लोजपा के कैंडिडेट का जो है वहाँ पर नॉमिनेशन खारिज हो गया था। तो अब चुनाव के बाद देखना होगा कि भाई कितने टोटल वोटर परसेंट आते हैं इनको और किन किन सीटों पर दूसरे नंबर पर रहते हैं। और इनको अपनी लड़ाई नहीं होता है कि आपको 10-15 साल भी देना होगा। लोग स्कैनिंग करते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितनी गहराई, सिर्फ सतही बात तो नहीं आप कर रहे हैं।
जी, बिल्कुल। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं को साधने की बात भी यहाँ पे की गई थी, लेकिन एनडीए के पक्ष में हमेशा से महिलाएं रही हैं, तो क्या ये वोट फैक्टर में ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, वोट प्रतिशत जो आया है? हाँ, अगर आंकड़े जब आएंगे तो आपको लगेगा कि कई ऐसे सीट थी जहाँ पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पुरुषों से ज़्यादा उन्होंने वोट किया। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। जब से नीतीश जी ने शराबबंदी को लागू किया था, उसके बाद से ही एक तबका जो था, जो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान रहता था, वो शराबबंदी के बाद कहीं ना कहीं नीतीश के साथ खड़ा रहा है। और इस बार भी जिस तरह से उन्होंने अंतिम समय में घोषणा की सबको आजीविका दीदी के लिए और बाकी लोगों के लिए भी कि 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, इससे भी उनको एक मोटिवेशन मिला कि नीतीश जी ही उनके सही हितैषी हैं और इनको वोट करना जिताना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको ये भी लग गया कि अगर आरजेडी ये कह रही है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, जो अव्यावहारिक था, और इस अव्यावहारिकता को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं थी, लोग खुद ही समझ पा रहे थे। तो इन सब चीज़ों ने भी महिलाओं को बहुत प्रेरित किया कि वो नीतीश जी को वोट करें और इनको मजबूत करें, इनको फिर सत्ता में बने रहने के लिए सारा मैंडेट दें। जी, संदीप जी, कहीं ऐसा भी नहीं लगता कि जनसुराज पार्टी जो है वो जो समीकरण है, जातिगत समीकरण को समझ नहीं पाई, वहाँ पर भी कुछ कमी रह गई, कुछ ऐसा देखने को मिला? नहीं, जातिगत समीकरण को वो समझ गए थे, लेकिन वो पैनिक में थे, वो धार्मिक समीकरण को साधने का प्रयास करने लगे। तो धार्मिक समीकरण को साधने का प्रयास, ये करने का जो प्रयास कर रहे थे, वो इनको इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो जो धार्मिक समीकरण था उसको ऑलरेडी वो साध चुके थे आरजेडी और जेडीयू। तो इसलिए वो उस रास्ते पे गए जिस रास्ते पे इनको नहीं जाना चाहिए था। तो ये अगर अपनी इस छवि को लेके आगे बढ़ रहे थे कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों का वोट मांग रहे हैं, तो इनको इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए था। चुनाव हार जाते, लेकिन इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक छोटा सा ही प्रयास किया, जिससे लोगों को ये मैसेज चला गया कि भले ही ये दिखावा कर रहे हैं कि एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये चुनाव जीत भी जाएंगे तो आगे चल के इसी तरह की राजनीति में शामिल होंगे, जैसे जहाँ दिल्ली में सरकार जिस तरह से राजनीति में शामिल हुई। इसलिए लोगों ने पूरी तरह से प्रशांत किशोर जी को बोला कि अभी आप और मेहनत कीजिए, तभी आप चुनाव में आइए। जी, विशाल, आपके पास आते हैं कि जिस तरीके से चुनावी मैदान में कई कैंडिडेट्स उतारे जनसुराज पार्टी ने, तो ऐसे कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस की कमी थी, बहुत सी ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है, तो ये भी एक कारण रह सकता है क्या? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि उन्होंने कैंडिडेट तो कई ऐसे लोगों को उतारे जिनकी एक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा रही, जैसे वो पटना में केसी सिन्हा सर हैं, बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, मतलब लोग उनके, हाँ, अलग अलग जगहों पे कई किसी डॉक्टर्स को कई उन्होंने दिए, 10 से ऊपर की संख्या में डॉक्टर्स वगैरह को दिए, मतलब अलग अलग बड़े लॉयर्स को उन्होंने दिया। लेकिन क्या होता है ना, किसी भी चीज़ जैसे नहीं होता है कि अगर कोई भी फसल के लिए आपको ज़मीन तैयार करनी होती है, सवाल क्या है कि वो 3 साल में फसल तैयार हो सकती है? मतलब जो ज़मीन आपने जो तैयार की थी, तो राजनीतिक ज़मीन 3 साल में नहीं तैयार होती है। तैयार होती अगर आप, जो लोग बिहार से हैं या जो लोगों ने बिहार घूमा, कोई वेव नहीं था नीतीश हटाओ, नहीं होता, एक सरकार के खिलाफ नाराज़गी होती है कि भाई इसको हटाना है, तो आप अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। दूसरा क्या था कि कई बार लोगों को, जैसे आप प्रशांत किशोर का इंटरव्यू आप देखिएगा तो बहुत पैनिक आप में नहीं होता है कि आप में बहुत एक मतलब गहराई, थोड़ा सा थम के, है ना, चीज़ों को सुनना, पेशेंस आप में नहीं था। अगर आप उनके पिछले इंटरव्यूज़ लगातार आप देखें तो लगातार वो हावी होने का, अपनी बात को बहुत उस तरीके से दबाव दे के रखने का, तो लोग, मुझे लगता है, इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। आपसे लोग कुछ और उम्मीद करते, जैसा कि संदीप जी ने भी एक बात जो कही कि आपने भी वही अर्थमेटिक्स और पूरा इक्वेशंस बैठाने शुरू किए जो अन्य पार्टियां करती हैं, तो फिर आप में और अन्य लोगों में नहीं फ़र्क रह जाएगा। अगर हम ये, जैसे कि उन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले कहा कि हम इतने मुसलमानों को टिकट देंगे, क्या मतलब है ये? आप किस प्रकार की नई राजनीति दावा करने का नहीं होता है कि नई राजनीति मतलब सारी चीज़ें नहीं, ये नहीं कि फिर वही पुराना गुणागणित कि भाई इस जाति को हम इतना देंगे, इस जाति को हम इतना देंगे, इसको हम यहाँ इतना लड़ाएंगे।
तो आपको जब नई राजनीति की शुरुआत करनी थी तो आपको नहीं होता है कि आपको एक वो हर चीज़ में आपके वो चीज़ें मतलब एक प्रकार से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, वो एक चीज़ में नहीं। और उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इन्होंने कई सारे इनके आने से कई सारे मुद्दे उठे जो बिहार की लोग उठाते थे, लेकिन उस पर उतनी बात नहीं होती थी, उतना जोर नहीं होता था। अगर आप ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं तो आप धैर्य दिखाइए, 5 साल 10 साल लगेंगे, अपने आप को आप खड़ा कीजिए, लोगों के बीच विश्वसनीयता। नहीं होता है कि मार्केटिंग से नहीं चीज़ें होती, नहीं होता है कि भाई एक हमने आया हम ऐसा करेंगे। लोग आपको जो है आप जो चुनाव है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वहाँ पर लड़िए, आपको धैर्य दिखाना होगा, तब मुझे लगता है कि तब बात जो है बनेगी। तो अब जैसे आखिरी रुझान सामने आ चुके हैं तो तस्वीर एकदम साफ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक करंट तो था, मतलब अब उसमें ये था कि लोग थोड़ा सा हिचकिचाहट में थे कि हम जो ये मैंडेट इसकी उम्मीद जो है अंदर खाने कुछ लोग कर रहे थे, क्योंकि माना ये जा रहा था कि भाई जनसुराज एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि दोनों तरफ डैमेज कर सकता है। तो इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न था कि भाई हो सकता है कि 10 सीट 20 सीट 30 सीट, कुछ लोग शुरू में भाई कह रहे थे कि हाँ असेंबली की ओर भी बिहार जा सकता है अगर प्रशांत 10-15 सीट लाते हैं, और बड़ा नेक टू नेक जो है फाइट अगर होती है तो हो सकता है कि प्रशांत जो है बड़ा किंग मेकर टाइप। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने इसमें बेसिक एक चीज़ मैं मानता, मतलब मुझे जो लग रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई अब एक नया टर्म आया है, वो है प्रो इनकम्बेंसी। अभी तक हम लोग सुनते थे कि एंटी इनकम्बेंसी, तो हाल फिलहाल के दौर में पिछले 20 सालों में आप देखेंगे जब से फुल मेजॉरिटी की सरकारें बननी शुरू हुई हैं 10-15 सालों में, तो एक प्रो इनकम्बेंसी का भी मसला आया है। तो मुझे लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी, और अब जैसे कि अगर हम अपोजिशन की बात करें तो महागठबंधन की भी हम बात करें तो वो बहुत उसमें क्लैरिटी नहीं थी, खासकर आपस में ही गठबंधन की बात करें, आपस में अंतिम समय तक आपने अंतिम दिन तक सीटें फाइनल नहीं की। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक चीज़ आपको, अब जहाँ तक मेहनत की बात है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में एज का बहुत बड़ा फासला है। बिहार में बारिश हुई, कई चुनावी रैलियाँ रद्द की गई, लेकिन नीतीश कुमार सड़क के मार्च से चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए निकल पड़े, लोगों से मिलने। तेजस्वी यादव वहीं बैठे रहे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है, तो अगर तेजस्वी यादव आज हार रहे हैं तो उसका एक बड़ा रीजन आप देख सकती हैं ना, मेहनत, आप लोगों से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, और लगातार, और आपकी क्लैरिटी। जैसे अभी बिहार में क्या हुआ कि राहुल गांधी गए, इन्होंने एक नेशनल नैरेटिव जो SIR को लेकर बनाने का प्रयास था, वहाँ पे ये बिहार में चला नहीं, और RJD का कुछ और मसला था, है ना। तो बड़ी एक होता नहीं, बहुत मिक्सअप चीज़ें हो गई। आप ना तो नेता को लेकर बहुत क्लियर रहे, ये नोन था कि तेजस्वी ही चेहरे होंगे, लेकिन आपने उनको जो है आखिरी मौके पर वो किया, सीटों को लेकर इतनी तनातनी, 10 सीटों पर से ज़्यादा फ्रेंडली फाइट, तो आप कहीं नहीं जा रहे थे। और दूसरी तरीके से आप अगर विपक्ष में देखें तो आज के डेट में चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, 29 में से 26-27 सीटें जीत रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वो बहुत ही नाराज़ थे, मतलब वो उन सीटों पे उनकी मांग थी 30-35, लेकिन समहाउ बीजेपी ने जो राजग NDA की जो पूरी जो आपस में केमिस्ट्री, उन्होंने चीज़ों को ठीक किया। इवन बहुत हर एक सीट पर अमित शाह भी गए, है ना, लगातार कई सीटों पर, मतलब माइक्रो ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का एक प्रकार से फ़र्क रहा। मैं आपको एक अंत में एक चीज़, जैसे कांग्रेस की बात करें, अब सोचिए कांग्रेस और जब RJD की जब फाइनल डील हो रही थी सीटों को लेकर, तो वहाँ पे कांग्रेस का कोई स्थानीय नेता नहीं था। अशोक गहलोत जो थे वो बाहर से आए, है ना, वो वहाँ पे सीटों को डील कर रहे थे। और लालू यादव के परिवार के अंदर भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रहीं, खुद उनका एक अलग तेज प्रताप जो है एक अलग उन्होंने लाइन ली हुई थी, तो उसका भी नुकसान हुआ। इसके अलावा संजय यादव जो सलाहकार हैं, वो सबसे लोगों के ज़्यादा निशाने पर हैं। आरोप ये है कि भाई उन्होंने जो है लोगों से काट दिया तेजस्वी को, और इसका नतीजा शायद यहाँ चुनाव में हम देख पा रहे हैं। हाँ, संदीप जी से भी हम आखिरी सवाल करना चाहेंगे। एंटी इनकम्बेंसी की बात करी, जहाँ प्रो इनकम्बेंसी की इन्होंने बात कही, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी जिस तरीके से जीत का रुझान देखने को मिल रहा है, तो डबल सेंचुरी NDA की देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे? 2010 के बराबर ये परफॉर्मेंस दोहराने जा रही है जो NDA पार्टी है। अगर देखिएगा कि पार्टी के तौर पे तो RJD या महागठबंधन आप जिसको बोल रहे हैं, वो
रणनीति और रोड मैप दोनों मामले में वो पिछड़ गई और उन्होंने एक कोई उनके पास ना रोड मैप था ना रणनीति थी कि कैसे एनडीओ को वो काउंटर करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो जो प्रशांत किशोर पर एक दांव उन लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर 5-10 हज़ार वोट हर जगह से काटेंगे और इससे आरजेडी जीत जाएगी, तो इसमें भी प्रशांत किशोर आरजेडी की अपेक्षाओं पे भी नहीं उतरे, ना बिहार की जनता की अपेक्षा पे खड़े उतरे, ना आरजेडी की अपेक्षा पे खड़े उतरे। तो दोनों जगह वो फेल कर गए प्रशांत किशोर। और अगर दूसरी पार्टियों को देखें तो जैसे विशाल ने कहा कि स्ट्राइक रेट की बात अगर चिराग के बारे में बोल रहे हैं, चिराग अकेले चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत नहीं पाती है उनकी पार्टी। जब बीजेपी के साथ आते हैं और मोदी जी और नीतीश जी के दम पे वो चुनाव लड़ते हैं साथ में लेके उन गठबंधन में, तो उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है। लेकिन उनकी समस्या क्या है कि जब कभी बारी आएगी तो कहेंगे कि हाँ हमारे कारण एनडीए चुनाव जीत रही है और उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए 26 सीट लेके। तो ये सब डिमांड रहता है, लेकिन इस बार एनडीए ने एकजुटता का परिचय दिया और उन्होंने मन बना लिया कि नीतीश जी ने जिस आरजेडी को जिंदा किया था और तो उस जिंदा करने के बाद जिस तरह से आरजेडी असर्ट कर रही थी, उसके पूरे जो उसका मेहनत था आरजेडी और महागठबंधन का, उसको पूरी तरह उसको इस बार उन्होंने नीतीश कुमार जी ने खुद ही खड़ा किया था, खुद ही मिट्टी में मिला दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी हमसे बात करने के लिए और विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जहाँ पे एनडीए की सरकार साफ बनती हुई दिखाई दे रही है, नीतीश सरकार वापस से आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जहाँ पर बाकी जो पार्टियां हैं वो तकती ही नज़र आ गई है। जहाँ पर जन स्वराज पार्टी की हमने बात करी आज, यहाँ पर वहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल के साथ, नमस्कार।